अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर उठे विवाद ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ये आरोप लगे कि श्रद्धालुओं द्वारा भगवान राम को चढ़ाए गए दान में गड़बड़ी हुई है। सवाल उठे कि आखिर करोड़ों रुपए के चढ़ावे की निगरानी कर कौन रहा था और अगर गड़बड़ी हुई तो जिम्मेदार कौन है। इन तमाम सवालों के बीच सबसे ज्यादा निशाने पर रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय। आलोचकों का कहना था कि ट्रस्ट के सबसे प्रभावशाली पदों में से एक पर बैठे चंपत राय की जिम्मेदारी थी कि मंदिर की पूरी व्यवस्था पर नजर रखें। अगर दान के हिसाब किताब में कोई गड़बड़ी हुई तो उसकी जवाबदेही सीधे तौर पर चंपत राय की है। लेकिन अब एसआईटी की शुरुआती जांच से जो तस्वीर सामने आ रही है उसने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। दान चोरी का खुलासा होने के बाद 23 जून को पहली बार चंपत राय मंदिर के किसी बड़े आयोजन में शामिल हुए और ये आयोजन था श्री राम मंदिर कैंपस में मौजूद शेषावतार मंदिर पर ध्वजारोहण का, जिसमें 11 संतों ने केसरिया ध्वज फहराया। चंपत राय ने इस कार्यक्रम का मंच संचालन किया। उनके साथ इस कार्यक्रम में 2 और वीआईपी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा और राम मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राव भी मौजूद थे। सारा कार्यक्रम बहुत ही आराम से संपन्न हो गया और इसलिए सवाल ये उठ रहे हैं कि फिर एसआईटी की जांच का क्या हुआ। एसआईटी ने अपनी जांच में इन तीनों महानुभावों को किसी तरह से जिम्मेवार ठहराया कि नहीं। सच्चाई यह है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने 6 दिनों की अपनी प्रारंभिक जांच में जिन तथ्यों को जुटाया है उनमें अब तक चंपत राय का नाम किसी आरोपी या संदिग्ध की तरह सामने नहीं आया है। जांच के शुरुआती निष्कर्षों में उनके खिलाफ किसी प्रत्यक्ष भूमिका का उल्लेख नहीं किया गया है और यहीं से एक नया सवाल खड़ा हो गया है। अगर चंपत राय का इस कथित घोटाले से कोई संबंध नहीं है तो फिर कुछ दिन पहले उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगवानी करने से क्यों रोका गया था? क्या वो सिर्फ प्रशासनिक सावधानी थी या फिर जांच एजेंसियों को उस समय कुछ और आशंका थी? इस मामले में चंपत राय के अलावा जिन अन्य नामों पर भी चर्चाएं हुई थी उनमें ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और गोपाल राव का नाम भी शामिल था। लेकिन अब तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि उनकी जिम्मेदारियों में कोई कटौती की गई हो या उनके अधिकारों पर कोई असर पड़ा हो। वे पहले की तरह अपनी भूमिका निभाते हुए दिख रहे हैं। ये मामला अब सिर्फ दान के पैसों की चोरी का नहीं रह गया है। राम मंदिर निर्माण के समय कई श्रद्धालुओं ने बड़े ही श्रद्धा भाव से राम मंदिर के लिए कीमती आभूषण, सोने चांदी की मूर्तियां, हीरों से जड़ी चांदी की ईंटें दान की थीं, लेकिन इन्हें कभी इसकी रसीद नहीं दी गई। अब कई लोग अपनी दान दी हुई चीज़ों को खोज रहे हैं, लेकिन वो न तो मंदिर में है और न ही ट्रस्ट के रिकॉर्ड में, जो इस दान चोरी के मामले को और भी व्यापक और गंभीर अपराध में तब्दील कर रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अब तक किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हुई है। इससे यह चर्चा और तेज हो गई है कि आखिर एसआईटी को अपनी जांच में अब तक मिला क्या है। सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि पूरे मामले में अभी तक कोई औपचारिक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। यही वजह है कि कानूनी विशेषज्ञ भी कई सवाल उठा रहे हैं। आमतौर पर किसी आपराधिक मामले में पुलिस कार्रवाई का आधार एफआईआर या लिखित शिकायत होती है, लेकिन यहां पर मामला उल्टा दिखाई देता है। यहां एफआईआर दर्ज करने से पहले एसआईटी का गठन हो गया, पूछताछ शुरू हुई, दस्तावेज खंगाले गए और उसके बाद भी अभी तक कोई औपचारिक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। ऐसे में सवाल उठता है कि बिना एफआईआर के पुलिस की जांच की सीमा क्या है? कानूनी जानकार बताते हैं कि यदि किसी मामले में प्रशासन को प्रारंभिक स्तर पर अनियमितता की सूचना मिलती है तो वो फैक्ट फाइंडिंग या प्रारंभिक जांच कर सकता है। लेकिन यदि अपराध के स्पष्ट संकेत मिलते हैं तो उसके बाद एफआईआर दर्ज करना सामान्य प्रक्रिया मानी जाती है। अगर कानून की बात करें तो बिना एफआईआर या लिखित शिकायत के पुलिस किसी से पूछताछ भी नहीं कर सकती है, किसी को थाने नहीं बुला सकती है, किसी को डिटेन या गिरफ्तार भी नहीं कर सकती है। यानी फिलहाल एसआईटी संभवतः यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वास्तव में कोई अपराध हुआ भी है या नहीं। दूसरे शब्दों में कहें तो जांच अभी आरोपियों की तलाश से ज्यादा तथ्यों की पुष्टि पर दिखाई दे रही है। यही कारण है कि अभी तक किसी व्यक्ति को आरोपी घोषित नहीं किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष और कई सामाजिक कार्यकर्ता सवाल उठा रहे हैं कि यदि किसी सामान्य नागरिक पर
इतनी बड़ी वित्तीय अनियमितता का आरोप लगता तो क्या बिना एफआईआर के इतना लंबा समय गुजर जाता? क्या मंदिर ट्रस्टों के मामले में जांच के मानदंड अलग होने चाहिए, या फिर एसआईटी जांच के नाम पर लीपापोती और साक्ष्य मिटाने का काम कर रही है? हालांकि एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट प्रशासन को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में चढ़ावा मैनेजमेंट में कई तरह की गड़बड़ियां मिली हैं। चढ़ावे में आए रुपयों की गिनती के लिए जन कर्मचारियों को लगाया गया था, उन्हें भी ट्रस्ट के लोगों की सिफारिश पर रखा गया था। रुपए गिनने वालों ने अपना काम करते वक्त ड्रेस कोड का भी पालन नहीं किया। एसओपी में मोबाइल फोन ले जाने की मनाही थी, लेकिन उन्हें कभी नहीं रोका गया। गिनती करने वालों की कभी चेकिंग या फ्रिस्किंग नहीं होती थी। ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी कि चढ़ावे की रकम की निगरानी करें, लेकिन वहां सीसीटीवी के रिकॉर्ड में ही खेल हो गया। एसआईटी को कई दिनों की सीसीटीवी फुटेज डिलीट मिली। इसके अलावा बैंक कर्मचारियों की करतूत भी शक के घेरे में है। दरअसल अयोध्या का ये मामला सिर्फ दान या चढ़ावे की रकम का नहीं है, ये पारदर्शिता, जवाबदेही और जनता के विश्वास का मामला है। इसलिए एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार सिर्फ अयोध्या ही नहीं, पूरा देश कर रहा है। फिलहाल एसआईटी की जांच जारी है और सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में क्या कोई एफआईआर दर्ज होगी, क्या किसी अधिकारी या ट्रस्ट सदस्य की जवाबदेही तय होगी, या फिर यह मामला केवल प्रशासनिक खामियों तक सीमित रह जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या राम भक्तों के चढ़ावे में वास्तव में कोई चोरी हुई थी? अगर चोरी हुई थी तो जिम्मेदार कौन है, और क्या चोरी हुई रकम कभी वापस मिल पाएगी? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।